नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दामिनी यादव और आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी। जब भी कभी राजनेताओं की शख्सियत पर बात करने की बात आती है तो ये समझना बहुत मुश्किल होता है कि उनके बारे में कहाँ से कैसे बात की जाए, बात शुरू कैसे की जाए। क्योंकि हमारे यहाँ पर या तो आलोचना का स्तर इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि कुछ भी तय करना मुश्किल होता है, या फिर व्यक्ति ही ऐसा मान लिया जाता है कि वो इंसान या हार्ड मार्क्स का पुतला ना होकर एक ऐसी आदर्श रूपरेखा का नाम है कि जो उसके प्रभाव में आता है या तो कभी उसे इतना महान बना देता है कि सीधा उसके नाम से जाकर मंदिर बनने शुरू हो जाते हैं। हम दक्षिण के उदाहरण देख सकते हैं जहां पर लोग अपने प्रिय राजनेताओं या प्रिय नेताओं के या प्रिय अभिनेताओं के नाम पर न सिर्फ मंदिर बना देते हैं बल्कि अक्सर लोगों का बस नहीं चलता कि वो अपने प्रिय लोगों को एक तरह से भगवान ही घोषित कर दें। बहरहाल, आते हैं आज के मुद्दे पर। आज मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण किताब पर बात करने जा रही हूँ। इस किताब का नाम है भारत के प्रधानमंत्री, देश, दशा और दिशा, जिसे लिखा है रशीद किदवई साहब ने। रशीद किदवई साहब वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, लेखक हैं, कई किताबें लिख चुके हैं और इसके अलावा वे इस देश की राजनीतिक उठापटक पर भी गहरी नज़र रखते हैं। साथ ही वे ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के फेलो भी हैं। यूँ तो उन्होंने हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू में लगातार बहुत सारे कॉलम्स लिखे हैं, कई किताबें वो लिखते रहे, लेकिन हिंदी में ये उनकी पहली किताब है। तो इसके लिए हम रशीद किदवई साहब को बधाई भी देते हैं। और साथ ही एक बात मैं आपसे और शेयर करना चाहूँगी। इस देश के 15 प्रधानमंत्रियों के व्यक्तित्व और कृतित्व पर बात करते हुए इस किताब को जो मैंने पढ़ते हुए महसूस किया, इसकी शैली अपने आप में बहुत दिलचस्प है। साथ ही ये किताब मुझे उस वक्त की भी याद दिलाती है जो एक संस्मरण मैंने कहीं पढ़ा था कि संसद परिसर जैसी जगह में खड़े होकर एक महिला पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का गिरेबान पकड़कर कहती है कि देश आज़ाद हो गया, तुम प्रधानमंत्री बन गए, मुझ बुढ़िया को क्या मिला। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जवाब था कि आप इस देश के प्रधानमंत्री का गिरेबान पकड़कर संसद परिसर में खड़ी हैं, ये अधिकार आपको मिला। और अब जब हम आज के हालात देखते हैं तो स्थिति हमें कुछ और ही नजर आती है, क्योंकि उसी पंडित जवाहरलाल नेहरू की श्रृंखला की अगली कड़ियों में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी भी आती हैं, स्वर्गीय श्री राजीव गांधी भी आते हैं, जिन्होंने लोगों से कभी भी दूरी नहीं बनाई। उन्होंने अपने कामों से प्रशंसा भी पाई, आलोचना भी पाई। उनके बहुत सारे कामों को हम कड़ी आलोचना के दायरे में भी रख सकते हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा इस बात को याद रखा कि वे जिस पद पर हैं वहाँ वो एक जननेता के तौर पर हैं, जननेता के रूप में मौजूद हैं। इसीलिए उन्होंने जन और नेता, इन दोनों के बीच में कभी दूरी नहीं आने दी। और उसके बाद हम आज का वक्त देखते हैं। आज के वक्त में जहाँ काले झंडे दिखा देने या विरोध प्रदर्शन कर देने भर से ही छात्रों को सरेआम लाठी से पीटा जा सकता है, गिरेबान पकड़कर खींचा जा सकता है, उन्हें मारा जा सकता है, प्रताड़ित किया जा सकता है, लेकिन उनकी मांगे सुनने या उनकी नाराज़गी जानने का वक्त हमारे राजनेता ज़रा नहीं निकाल पाते। ऐसे में जब ये किताब आती है जो देश के पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों के साथ साथ वर्तमान प्रधानमंत्री के कामों पर भी एक तीखी नज़र रखती है, तो सचमुच ये इस साल की बेहतरीन किताबों की उपलब्धियों में से एक उपलब्धि के तौर पर है। इसीलिए आज हम बात करेंगे इस किताब के लेखक रशीद किदवई साहब से। तो रशीद किदवई साहब, सबसे पहले तो आपकी किताब की बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत बहुत स्वागत है आपका द वायर पर हिंदी की बिंदी में। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दामिनी, आपने मुझे और मेरी इस किताब को इस लायक समझा। ये मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता का विषय है। बेशक मैं मानती हूँ कि ये इस साल की बेहतरीन किताबों में से एक किताब में शुमार हो रही है। बहुत ही अच्छी किताब आपने लिखी है और ये हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है कि मैं हिंदी की बिंदी कार्यक्रम में इस किताब को शामिल कर पा रही हूँ। बहरहाल, रशीद साहब, बचपन में एक विषय हुआ करता था हमारे स्कूल्स में निबंध के लिए, मेरा प्रिय नेता। तो जब आपने भी कभी ना कभी उस विषय पर वो निबंध ज़रूर लिखा होगा। तो जब एक निबंध लिखते हुए अपने प्रिय नेता से दूर जा पाना संभव नहीं हो पाता था, तो ऐसे में जब आप इस देश के 15 प्रधानमंत्रियों का आकलन कर रहे हैं तो बिल्कुल तटस्थ रह पाना संभव हो पाया होगा, वो भी आज के समय में। जबकि अगर आप प्रशंसा करते हैं तो भक्त माने जाएंगे और अगर आप आलोचना करते हैं तो देशद्रोही माने जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में तटस्थ रह पाना कितना संभव हो पाया आपके लिए?
जी देखिए, आपने ये बड़ा रोचक तरीके से ये प्रश्न मेरे सामने पेश किया और मुझे बिल्कुल मैं अपने बचपन की उसमें याद में चला गया। तो देखिए, जब बच्चा, स्कूल का बच्चा एक निबंध लिखता है और उसमें उसको, और जमाने का, जब जिस जनरेशन का मैं हूं, तो हमें जब लिखना होता था तो हम जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के बारे में लिखते थे। और वो एक बड़े तरीके के युग पुरुष थे और उन्होंने देश और समाज के लिए जो किया उसको, उसका आकलन अभी भी बिल्कुल ठीक ढंग से कर पाना मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल है, क्योंकि देश के मतलब हर कोई ऐसी समस्या या विषय नहीं था जिसमें जवाहरलाल नेहरू का या महात्मा गांधी का एक कोई योगदान न रहा हो। तो वो एक दूसरा एक पैमाना होता था, एक पत्रकार होने के नाते, एक लेखक होने के नाते। तो मैंने शुरुआत से ही, और ये मेरी छठी किताब है, हिंदी में पहली बार मैंने लिखा, तो मेरा हमेशा से एक तरीका है कि एक तो मैं, मेरी जो तमाम जो तरीके से जो एक लॉयल्टी है या जो मेरी अकाउंटेबिलिटी है, वो पाठकों के साथ रहे, कि मतलब पाठकों को मैं जितना सच या सच जो मुझे लगता है कि सच है वो पहुंचा सकूं। तो थोड़ा साक्षी भाव से लिखता हूँ। बिल्कुल तटस्थ होना तो खैर संभव नहीं होता, वो उसके लिए एक अलग वो बहस का मुद्दा है। लेकिन साक्षी भाव से कि जहां मैं अपनी जो बहुत ज्यादा पसंद नापसंद को उसमें ना शामिल करूं और तथ्यात्मक बात करूं, तर्क संगत बात करूं। ऐसी किताबें जो लिखी जा चुकी हैं, खासतौर से ऐसे राजनेताओं के बारे में जो इस दुनिया में नहीं है, या आज से जो मेरी पैदाइश से भी पहले देश के प्रधानमंत्री बने, तो तथ्यात्मक बात करूं। और कम से कम ऐसी बातें कि जिसके बारे में जिनको चैलेंज नहीं किया गया है। जी। जैसे मैंने उल्लेख किया है इसमें कि कैसे जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न मिला, तो उसमें मैंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जीवनी का सहारा लिया। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि मैंने अपने विवेक का इस्तेमाल किया, असंवैधानिक काम किया, क्योंकि राष्ट्रपति का काम ये होता है कि वो प्रधानमंत्री की सलाह पे काम करे। तो उन्होंने प्रधानमंत्री की सलाह नहीं ली और प्रधानमंत्री को भारत रत्न का पात्र माना और योग्य माना। तो इस तरह की बातें ना, उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। जी। और सब जानते हैं, जो देश की राजनीति के बारे में जानते हैं, कि जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बीच में बहुत अच्छे संबंध नहीं थे। जी। राजनीतिक संबंध, जी। व्यक्तिगत संबंध तो अच्छे थे। तो इस तरह का मैंने प्रयास किया है। मुश्किल काम बहुत है और मुझे लगता है आधा अधूरा भी है। आपने किताब को बारीकी से पढ़ा है, समझा है। ऐसे हर व्यक्ति के बारे में एक पूरा ग्रंथ मतलब मेरे ख्याल से हो सकता है। जी। नेहरू के ऊपर मतलब एक मेरे आकलन में करीब करीब 40 से ज्यादा किताबें तो मैं ही पढ़ चुका हूँ। जी। तो इसी तरीके से इंदिरा गांधी पे भी 30 किताबें लिखी जा चुकी हैं, वाजपेयी जी पे, तो हर एक के ऊपर बहुत सारी किताबें हैं। लेकिन यहाँ वो उनका पूरी जीवनी नहीं है, ये उनका प्रधानमंत्री होते हुए उन्होंने देश की दशा और दिशा के बारे में क्या किया, इसका आकलन है। ये आपने बातों बातों में ही बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अच्छा तथ्य उठाया है कि जवाहरलाल नेहरू जी को जो भारत रत्न दिया गया था उसमें राजेंद्र प्रसाद जी की अनुग्रहता थी, लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो पंडित नेहरू का कंधा इस्तेमाल होता है उसके आधार पर तो आजकल बहुत ज्ञान दिया जा रहा है। बहरहाल, आप ही की किताब में एक जगह लिखा है सर कि प्रधानमंत्री के लिए समूह में समान स्थान रखने वालों का प्रतिनिधि की जो कल्पना की गई थी वे शुरुआत से ही धीरे धीरे अप्रासंगिक हो गई। दशकों बाद सामूहिक जिम्मेदारी का अर्थ प्रधानमंत्री कार्यालय की जिम्मेदारी होकर रह गया। अब ये किसी भी मंत्री की व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं था। अब यहाँ मैं अपने दर्शकों के लिए सर आपकी एक टिप्पणी चाहूंगी कि इस विषय में असल परिकल्पना क्या थी और असल में हमें देखने को क्या मिला। जी, ये यहाँ पर आपने, फिर मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने किताब का जो तरीके का एक उसका एक सार होता है उसको आपने शुरुआत में ही एक उठा के एक प्रश्न मुझसे पूछा है। देखिए, हमने जो एक जब देश आजाद हुआ तो हमने एक वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ली, इसमें संसदीय प्रणाली, इसमें सारा का सारा जोर जो है वो सांसद पे होता है या विधानसभा में जो विधायक होता है उसके ऊपर होता है। और शुरुआती दौर से ही, और इसमें किसी लाग लपेट के मैं कहूंगा, शुरुआती दौर से ही हमारे देश की राजनीति जो थी वो व्यक्ति विशेष के इर्द गिर्द घूमने लगी। जैसे 51-52 का पहला चुनाव हुआ, उस चुनाव में जो स्लोगन था वो बड़ा आपको दिलचस्प लगेगा, और वो स्लोगन था कि अ वोट फॉर कांग्रेस इज अ वोट फॉर नेहरू। जी। मतलब आप अगर कांग्रेस को वोट देंगे तो नेहरू के हाथ मजबूत होंगे। तो पूरा उल्टा होना चाहिए था कि अगर आप नेहरू को वोट देंगे तो कांग्रेस मजबूत होगी, क्योंकि देश की स्वतंत्रता की जो एक लड़ाई थी, जंग थी, उसमें कांग्रेस का बड़ा योगदान था।
लेकिन उसके खिलाफ एक व्यक्ति की बात होने लग गई। और हो सकता है जवाहरलाल नेहरू की इच्छा ना हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि राजनीतिक वातावरण ऐसा रहा। इसीलिए हमारे देश की तमाम राजनीति जो है वो इंदिरा गांधी के इर्द गिर्द घूमती रही, बाद में अटल बिहारी वाजपेयी के इर्द गिर्द घूमती रही, और आज के दौर में हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के इर्द गिर्द घूमती है। जी। तो ये एक राजनीति का जो मतलब संसदीय प्रणाली है उसका एक बिल्कुल उल्टा हिस्सा है। वहां पर क्या था कि सांसद प्रधानमंत्री चुने, और जो प्रधानमंत्री का जो मतलब जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल फैसले ले। जो हमने बीच बीच में देखा, बहुत दिलचस्प दौर था। लोग कहते हैं कि मनमोहन सिंह की सरकार के बारे में तरह तरह की उंगलियां उठाई जाती हैं, लेकिन वहां मैं आपको बताऊं एक पत्रकार होने के नाते कि वहां के ऊपर जो प्रणब मुखर्जी जैसा मंत्री थे, या ए के एंटोनी या चिदम्बरम, उनको एक इतना राजनीतिक साहस था। नैतिक तो मैं नहीं कहूंगा, नैतिक साहस तो है भी और नहीं भी है, लेकिन राजनीतिक साहस था कि वो अपनी बात खुल के सामने प्रधानमंत्री के सामने कहते थे। जी। जैसे जवाहरलाल नेहरू के समय भी होता था कि उस समय जो बड़े रफी अहमद किदवाई और अबुल कलाम आजाद और सरदार पटेल और जो कैलाश नाथ काटजू और गोविंद बल्लभ पंत, ऐसे अनेक नाम मैं ले सकता हूँ, जो जवाहरलाल नेहरू से मंत्रिमंडल की मीटिंग में कह सकते थे कि ये नेहरू जी ये फैसला ठीक नहीं है, ये गलत है, या इसके ये परिणाम होंगे, इस तरह की बातें। जी। आज हम देखते हैं कि बिल्कुल स्थिति, हमें आज तक ये नहीं पता कि जो डिमोनेटाइजेशन का फैसला हुआ, क्या वो काबीना की मीटिंग में हुआ, कितने बजे, कहाँ पे हुई। टीवी पे तो हमने सबको देखा कि प्रधानमंत्री घोषणा कर रहे हैं, सुनने में आया है कि पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बैठी हुई थी बाहर। तो इस तरह की बातें जो होती हैं ये एक प्रश्न उठाती है जी। पूरी प्रणाली पे। तो ये आपका जो प्रश्न है उसका मैं बहुत सारे मैंने उदाहरण दे दिए जी। कि वो बिल्कुल विपरीत हुआ है, और विधानसभा में भी यही हो रहा है कि वो जयललिता जी जैसे पहले थी, या नीतीश कुमार है, या शिवराज सिंह चौहान है, पूरी राजनीति जो है उनके, और या योगी आदित्यनाथ, उनके इर्द गिर्द घूमती है। जी। और जो नंबर 2 नंबर 3 के लोग होते हैं उनकी कोई हैसियत नहीं होती, उनके पर कुतर दिए जाते हैं राजनीतिक रूप से। नंबर 2 के लोगों की तो वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी हो जाती है और उनको प्रतीक्षा भी बहुत सारे मामलों में ज़िंदगी भर करनी पड़ जाती है। आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे सर। बहरहाल मैं अपने दूसरे सवालों की तरफ आगे आऊँगी, लेकिन यहाँ पर एक सवाल मेरे ज़हन में आता है कि इस देश के 15 प्रधानमंत्रियों में श्रीमती इंदिरा गांधी एकमात्र ऐसी प्रधानमंत्री थी जो महिला होते हुए इस पुरुष प्रधान देश में प्रधानमंत्री के पद तक पहुंची। और न सिर्फ पहुंची बल्कि अपने बहुत सारे कामों, बहुत सारे फैसलों की वजह से वो अच्छी भी मानी गई, तानाशाह भी मानी गई, आलोचना के दायरे में भी रही, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने काम करके दिखाया। अब मैं चाहूँगी कि इस पर एक टिप्पणी आप करें। हालांकि आपने किताब में काफ़ी विस्तार से इस बारे में मतलब रोशनी डाली है, लेकिन फिर भी मैं संक्षेप में चाहूँगी कि आप ज़रूर कुछ इस बारे में कहिए। जी देखिए, इंदिरा जी का व्यक्तित्व बहुत एक तरीके से कुछ मामलों में बहुत ही आकर्षक था, रोचक था। कुछ ऐसी बातें उन्होंने करी जिसका आपने उल्लेख किया, जो बिल्कुल घोर मतलब अलोकतांत्रिक थी, डिक्टेटोरियल थी, लेकिन वो उनका जो योगदान है, मैं अगर आप मुझसे कभी इस सिलसिले में प्रश्न पूछें कि सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री कौन सा प्रधानमंत्री है जिसको आप जिसे मतलब जिसने देश को बहुत ज्यादा प्रभावित किया, जैसा मैंने कहा जवाहरलाल नेहरू तो आजादी की लड़ाई का उनका एक बड़ा योगदान था, तो उन्हें बहुत कुछ धरोहर में मिला। इंदिरा गांधी के साथ ऐसा नहीं था। इंदिरा गांधी एकमात्र प्रधानमंत्री है जो बिल्कुल बुरे तरीके से हारने के बाद जीती। कोई दूसरा प्रधानमंत्री नहीं पनप पाया, एक बार हार गए, वो फिर पतन हो गया उनका। राजीव जी का उम्र ने साथ नहीं दिया तो वो भी वापस नहीं आए, वो दूसरे कारण थे। नहीं तो कोई प्रधानमंत्री जो है वो हार के वापस नहीं आया, तो वो इंदिरा गांधी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। यहाँ एक बात मैं एक और कहूंगा कि इंदिरा गांधी ने महिलाओं को बहुत ज्यादा एक सम्मान दिया, न सिर्फ देश की महिलाओं को बल्कि भारत देश की महिलाओं को एक अंतरराष्ट्रीय पटल के ऊपर, कि लोगों को एक एहसास हुआ कि देश का मतलब एक भारत जैसे देश को जिसको लोग बड़ा पिछड़ा हुआ रूढ़िवादी समझते थे, वहां एक महिला प्रधानमंत्री हुई, जबकि यूरोप के अधिकांश देशों में कोई महिला प्रधानमंत्री उस समय नहीं हुई थी। तो एक बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन था। अमेरिका में आज तक कोई महिला राष्ट्राध्यक्ष नहीं हुई। तो इस तरह से बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर ऐसा नहीं हुआ। तो उस तरह से, और दूसरी बात जो वंशवाद की बात की जाती है, आज बड़ा राजनीतिक संवाद है उसका, लेकिन उसमें भी मैं अपने जो लोग जिसके कार्यक्रम देख रहे हैं उनको बताना चाहूंगा कि देखिए, महिलाओं का अगर आप जो राजनीति में कहना तो उचित नहीं होगा, जो लोकसभा में अगर हम कहें
कि वहां पर स्थान जो आया वो वंशवाद की वजह से बढ़ा है। अगर वंशवाद नहीं होता तो आज करीब 40% महिलाएं जो है, जो भारत की संसद में पहुंची हैं जीत के जनता के जरिए, वो नहीं पहुंच पाती। मतलब वो लोग सब किसी न किसी वंश से जुड़ी हुई हैं। तो एक तरफ तो हम वंशवाद को बहुत बुरा कहते हैं, लेकिन अगर हम जेंडर की बात करें तो वहां वंशवाद ने थोड़ी मदद की है। आप देखिए कि मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत ही कम है, क्योंकि वहां मतलब राजनीतिक रूप से विरासत कम रही है या ना के बराबर है। तो उनका जो मैंने एक आकलन किया है कि जैसे 9,000 से ज्यादा अगर लोकसभा के सदस्य अभी तक हुए हैं, तो उसमें से 20 मुस्लिम महिलाएं केवल हुई हैं। और आप अगर राजनीति मतलब जनसंख्या के हिसाब से अनुपात देखेंगे, तो अगर 16-18% मुस्लिम है तो उसमें 8-9% महिलाएं बनती है। तो इस तरह की चीजें भी जब हम पढ़ते हैं या किसी पर रिसर्च करते हैं तो बड़ी दिलचस्प चीजें पता चलती हैं। जी, बेशक। रशीद साहब, कहा जाता है कि अगर बोलना चांदी है तो चुप रहना सोना, और ये भी कहा जाता है कि अगर मुझे आपके बारे में जानना है तो आप अपना काम कीजिए, मैं आपके बारे में जान जाऊंगी, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो हमारा राजनीतिक इतिहास है वो कम बोलने वाले या खामोश रहकर काम करने वाले प्रधानमंत्रियों के प्रति बहुत ज़्यादा उदार नहीं रहा है। जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री साहब रहे, नरसिम्हा राव साहब रहे, गुजराल साहब रहे, अपने डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब रहे। और डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने तो यहाँ तक कहा कि इतिहास उनके कामों का मूल्यांकन करते हुए दयालु रहेगा। तो आपको लगता है कि सचमुच मतलब ये जो उनकी आशावादिता है उन तमाम प्रधानमंत्रियों के लिए एक जस्टिस का काम कर पाएगी? इतिहास इन राजनेताओं का, इन प्रधानमंत्रियों के कामों का मूल्यांकन करते हुए दयालु रह पाएगा? क्योंकि जुमलेबाजी का ज़माना है, काम को और खामोश रहकर काम को, किए गए काम को भुलाना या नज़रअंदाज कर देना बहुत आसान है, और आप जुमलों के आधार पर कुछ का कुछ कर सकते हैं, करतब दिखा सकते हैं। जी, बड़ा गूढ़ विषय है जो मैंने थोड़ा उलट पलट के देखिए काम बोलता है। आज लोगों के मन में जो लाल बहादुर शास्त्री के प्रति जो एक तरीके की श्रद्धा है, वो कोई वंशवाद के नहीं थे। प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल भी बहुत लंबा नहीं रहा, लेकिन उनके कहने पे जब कोई, उस जमाने में टेलीविजन और सोशल मीडिया नहीं था, देश के लाखों लोगों ने एक समय का भोजन त्याग दिया, सोमवार को व्रत रखने लग गए स्वेच्छा से, क्योंकि उस समय हमारे यहाँ खाद्यान्न की कमी हो रही थी, 65 की लड़ाई हुई थी। और उसके उनका जय जवान जय किसान आज भी लोग याद करते हैं। एक हाड़ मास के इंसान थे, थोड़ा बहुत इंदिरा गांधी से इनसिक्योर भी थे, लेकिन उनको लोग अभी भी बहुत ज्यादा सम्मान की दृष्टि से देते हैं। कुछ लोग, अगर हम चंद्रशेखर की बात करें, चंद्रशेखर जी देश में बहुत कम समय के लिए प्रधानमंत्री रहे, लेकिन राजनीतिक रूप से उनका कद बड़ा ऊंचा रहा। बाद में संसद में वो एक अकेले अपने दल के अकेले सदस्य थे, लेकिन जब भी वो भाषण देते थे, मैं ही नहीं बहुत से लोग उनको बहुत उत्सुकता से सुनते थे। और उस समय मतलब जो जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस समय नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग भी संसद में थे। बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस में उनकी बात सुनी जाती थी। काम बोलता है। देखिए, ये हम बहुत पुराने जमाने की बात नहीं कर रहे हैं। आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह का उदाहरण दिया। मैं बार बार लोगों से पूछता हूँ, और एक मेरी जिज्ञासा भी है कि इसका कोई अच्छा जवाब मिल सके, कि अगर वो रिमोट कंट्रोल से चल रहे थे, जैसा उनके बारे में इस तरह की जो व्हाट्सएप प्रोपेगेंडा होता है, तो देश की जनता ने 2009 में क्यों एक यूपीए को एक और बड़ा मैंडेट दिया? और शहरी क्षेत्रों में, जिसमें उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, इस तरह की जो थी सीटें शामिल थी। तो ये चीजें जो हैं, ये हमें थोड़ी सी उसका विवेचना करनी चाहिए। तो लोगों को, जो आप कह रही हैं कि काम बोलता है, वो काम असल में बोला था। 2009 की जीत का मनमोहन सिंह को उसका श्रेय मिला। इस तरीके से आज जो है पीवी नरसिम्हा राव के बारे में किताबें लिखी जा रही हैं, अध्ययन हो रहा है, और उनको देश के कम से कम अर्थव्यवस्था का बहुत ज्यादा उनको क्रेडिट दिया जाता है। वो क्यों होता है? तो यहाँ पर जुमले नहीं होते। देखिए, जुमले का क्या होता है, एक शॉर्ट टर्म एक ऐसा माहौल बनता है, और वो माहौल से, उस वातावरण से जो है, वो एक राजनीतिक रोटी सेकी जाती है। दूसरी तरफ बार बार एक जो हमारे देश में, जो मैंने कहा शुरुआत से ही, एक विरोधाभास चल रहा है कि हमने संसदीय प्रणाली की, और चुनाव होता है वो एक तरीके की प्राइम मिनिस्टरियल डेमोक्रेसी पे होता है, मतलब यूएस का प्रेसिडेंशियल स्टाइल में, कि व्यक्तिवाद के ऊपर, क्योंकि वो एक आसान रास्ता है। देखिए, 500
42-43 सांसद को चुनना और उनको जिताना किसी भी राजनीतिक दल के लिए बड़ा मुश्किल काम होता है। एक व्यक्ति की व्यक्ति पूजा करके और उसको बढ़ा चढ़ा के पेश करके जुमला और सब माहौल बना के वो एक निस्बतन आसान काम होता है, तो ये कर रहे हैं। आपको एक और दिलचस्प बात बताते चलूं कि रिसर्च से ये पता चला है करीब 30-40% चाहे वो सांसद हो या विधानसभा के सदस्य हो, वो पुनः जीत के नहीं आते, मतलब दे डोंट गेट री इलेक्टेड। तो मतलब जनता तो अपना विवेक का इस्तेमाल कर रहा है, जो प्रणाली है उसका वो बिल्कुल अच्छे ढंग से चल रही है, लेकिन उसका आउटकम हमें नहीं पता चलता, क्योंकि हम इसी के इर्द गिर्द कहते हैं कि इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, हम वो नहीं याद करते कि उनके सांसद कितने हार गए। या जैसे अभी देखा आपने गुजरात में कि पूरी की पूरी कैबिनेट को मतलब बदल दिया गया, उसमें जितने पहला मेरे ख्याल से उदाहरण होगा कि 24 के 24 जो थे नए मंत्री एक ही राजनीतिक दल ने सत्ता में रहते हुए बदल दिए। उसका क्या कारण था? उनकी नॉन परफॉर्मेंस थी। वो मतलब नालायक कहना तो बड़ा वैसा शब्द हो जाता है, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था ने उन्हें लायक नहीं समझा, ये तो कह सकता हूँ। जी, ये अपने आप में वाकई मतलब एक लंबी बहस और लंबी बातचीत का विषय बन सकता है, क्योंकि इस तरह के परिवर्तन सचमुच हमें सकते में भी डालते हैं और ये सवाल भी खड़ा करते हैं कि जब ये लोग इस लायक थे ही नहीं तो उस जगह तक पहुँचे कैसे। बहरहाल रशीद साहब, कभी इस देश ने पंडित नेहरू के तौर पर ऐसे प्रधानमंत्री भी देखे थे जो परंपरा और आधुनिकता दोनों के संगम की तरह रहे, जिन्होंने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर की उपाधि दी थी, उस रूप में देखा था। फिर हमने चौधरी चरण सिंह जैसे लोग भी देखे जो आप ही की किताब में कहा गया है कि साबुन को भी विलासिता की चीज़ मानते थे और कहते थे कि इसे टैक्स के दायरे में लाया जाना चाहिए। तो ये जो दो कंट्रास्ट है प्रधानमंत्रियों के, इस कंट्रास्ट को आपने किस तरीके से देखा? जी देखिए, हमारे देश की जो प्रधानमंत्री हुए, अभी भी जो 14 प्रधानमंत्री हुए और एक गुलजारी लाल नड्डा जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे, वो सब मैं और पूरे हिम्मत से और विश्वास से कह रहा हूँ कि वो भारत को समझते थे, भारत की के लोगों को क्या चाहिए। हो सकता है वो उसमें अपने मिशन में कामयाब ना रहे हो, उनको देश के प्रति जो समर्पण की भावना थी, एक सेंस ऑफ सर्विस कहते हैं, उसकी अखंडता, उसकी प्रभुता की रक्षा करना, तमाम पैमानों पे वो बिल्कुल खड़े उतरते थे। और उन्होंने अपने अपने ढंग से, देखिए भारत एक देश बहुत बहुत बड़ा देश है, ये देश नहीं है, ये तो पूरा का पूरा मतलब कॉन्टिनेंट है। आप जानती हैं दुनिया का दूसरा बड़ा देश है। उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो केवल 5-6 देश ऐसे हैं जो जनसंख्या के एतबार से उत्तर प्रदेश से बड़े हैं। तो ये तमाम चीजों को सबको साथ लेके चलना, आज जो हम देखते हैं कि जो कृषि में जो उठापतल मची हुई है, किसान आंदोलन हो रहा है, ये हो रहा है, लोग इतनी बड़े पैमाने पे आत्महत्याएं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमने एक राजनीतिक रूप से किसानों को उतना महत्व नहीं दिया, या वो एक पॉलिटिकल एजेंडा में नहीं आया। तो आज उसको एक तरीके से मतलब बुरे रूप में वो हमारे सामने नजर आ रहा है। मुझे लगता है जैसे चौधरी चरण सिंह का आपने जिक्र किया, अगर उनको 5 साल या एक अच्छा टर्म मिलता तो देश में कृषि सुधार बड़े व्यापक पैमाने पे होते, क्योंकि वो कृषि की उन्हें समझ थी, उसकी बारीकी समझते थे। इस तरीके से जवाहरलाल नेहरू को समय मिला तो उन्होंने बहुत बदलाव किए। मैं एक छोटी सी बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, जैसे हमारे देश का एक राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है। तो देखिए कैलेंडर के समय, लेकिन नेहरू की देखिए सोच देखिए, उससे उस आदमी का, हम कहते बड़े आदमी थे तो ये कम है, उनको बड़े आदमी क्यों थे? उन्होंने देखिए बहुत से जो हमारे जो उत्तर भारत में और दूसरे इलाकों में विक्रम संवत को लोग बहुत ज्यादा मानते हैं और उसकी मान्यता है, वो कर देते एक तरीके का, जैसे हम कहते हैं बहुसंख्यकों के साथ की एक बात हो जाती, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने बौद्ध धर्म का जो कैलेंडर है, जो शाक्य कहते हैं, उसको राष्ट्रीय कैलेंडर में शामिल किया। तो क्योंकि उन्होंने उसको, जो हम प्लूरलिटी की बात करते हैं, उसको उन्होंने उसमें जोड़ा, शामिल किया। उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से बहुत ज्यादा संवाद हुआ कि ड्रेस कोड क्या होना चाहिए। देखिए आजाद भारत में बड़ी अजीब तरह की स्थितियां थी कि पहनावा कौन सा होना चाहिए, लोग दफ्तर में जाएं तो कैसे जाएं, लोग बिल्कुल अपना अगर मतलब देसी लिबास पहन के चले जाते हैं तो उस तरह की जो गरिमा या गंभीरता होती है वो शायद ना होती। तो उन्होंने पूरा ड्रेस कोड बनाया। ऐसी छोटी छोटी सी चीजें जिसका अगर आप, मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ आप जो उनका जो
चिट्ठी पत्राचार हुआ जो राजेंद्र प्रसाद से, तो राजेंद्र प्रसाद जी को उन्होंने बताया कि कोई विदेश का जो मेहमान आता है दूसरा राष्ट्र, उसके साथ कैसा शिष्टाचार होना चाहिए, हर चीज को बहुत बारीकी से देखा और समझा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। आज हम पीछे मुड़ के कहते हैं मैंने बहुत सारी चीजों का उसमें कश्मीर वगैरह का, और ये नहीं किया कि मैंने जवाहरलाल नेहरू की मतलब कसीदे पढ़ दिए। आपने देखा होगा कि मैंने उसमें जो मेरा अपना आकलन था कि उसमें कश्मीर में वो बात नहीं जो आज राजनीतिक एजेंडे में कही जाती है, बल्कि जो शेख अब्दुल्ला को उन्होंने अपने साथ के शेख अब्दुल्ला की अपनी कमियां थी, लेकिन वो मुझे लगता है कि एक देश प्रेमी थे, और उनको अगर हम साथ में लेके चलते तो आज कश्मीर की समस्या जो जिस हाल में है वैसी नहीं होती। जी, बिल्कुल। रशीद साहब, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु सामने रखा है, क्योंकि आज भी मतलब कश्मीर समस्या का असल ज़िम्मेदार कहीं घूम फिर के पूरे सोशल मीडिया पे या पूरे समाज में कोई माना जाता है एकमात्र ज़िम्मेदार व्यक्ति, तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है, जबकि असल सच्चाई ये नहीं है। तो ये जो असल सच्चाई जो थोड़ी सी छिपी हुई है, मैं चाहूँगी कि आप इसे उभारने का काम करें। देखिए, उसमें उसमें बहुत दिलचस्प चीजें आई। एक तो जो मैंने किताबों के हवाले से एक जो उल्लेख किया, जी। और वो बात बहुत जगह पर भी मौजूद है कि सरदार पटेल जो थे वो बहुत ज्यादा कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने में इच्छुक नहीं थे। और सरदार पटेल देश के गृह मंत्री थे, उप प्रधानमंत्री थे, उसके साथ साथ उनका जो रक्षा के मामलों में मतलब फौज को उस जमाने में, क्योंकि फौज का बहुत काम होता था, उसमें भी उनका बड़ा दखल था। तो जब उनका मानना, तो एक तो मैंने उसका वो किस्सा जो आज के लोग जो समझे, और आपका प्रोग्राम अगर देश के सरहद पार दूसरी जगह भी देखा जाता है तो उनकी भी आंखें खुलनी चाहिए कि एक दूध भेजा जाता है, और दूध कैसे कहा जाता है कि ये उससे हैदराबाद रियासत और जूनागढ़ रियासत के विलय से पहले की बात है, कि कहा जाता है कि अगर हैदराबाद और जूनागढ़ का बिना किसी विवाद के भारत में विलय हो जाता है तो पाकिस्तानी शासक से कहा जाता है कि तुम कश्मीर ले लो। तो और वो सरदार पटेल के माध्यम से ही दूध जाता है, और उसका जवाब सुनिए पाकिस्तानी शासक का। वो कहता है कि, और वो सरदार पटेल के स्वतंत्रता संग्राम में पहले सहयोगी भी रह चुके थे, लियाकत अली खान देश के प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, और वो कहते हैं कि ये इतने बड़े राज्य कोहिनूर की उपमा देते हैं हैदराबाद को कि वो छोड़ के हमें वो पत्थर के पहाड़ी, वो पत्थर के टुकड़े पकड़ा रहे हैं। आज समझना चाहिए दोनों लोगों को जो इस तरह से उंगलियां उठाते हैं। देखिए, बात यह है कि कोई भी राजनेता हो, हाड़ मास का इंसान होता है, उस परिस्थितियों में काम करता है। जब पाकिस्तान के फौजी जो थे, जो अक्टूबर 1947 में देश में घुस आए और कश्मीर को उन्होंने कब्जा करने की कोशिश करी, तो उस समय सरदार पटेल ने रोका माउंटबेटन को और जवाहरलाल नेहरू को कि हम तुरंत अपनी फौजें ना भेजिए। पहले राजा हरि सिंह जो कश्मीर के शासक थे, नानुकर कर रहे थे भारत का जम्मू कश्मीर में बिना किसी विवाद के विलय कराए, और इसलिए डिले हुआ। और जो वो कई घंटों की बात थी, और अगर वो पाकिस्तान के जो फौज के थे, वो कहते थे कबायली आ गए, जो भी थे, वो श्रीनगर एयरपोर्ट पे कब्जा कर लेते तो बहुत दिक्कत होती। उन्होंने तो बारामूला में लूटमार करने लगे, महिलाओं के साथ बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार किया, सब चीजें करी। उस समय शेख अब्दुल्ला और कश्मीर के, और मैं आज मुझे ये कहते फिर हम उस तरह की संवाद नहीं करते हैं, लेकिन वो मुसलमान थे। उन मुसलमान लोगों ने पाकिस्तान की फौज को खदेड़ा और रोके रखा जब तक भारतीय सेना नहीं आ गई। और उसके बाद नेहरू सरकार ने और इंदिरा सरकार ने फिर जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री बनाई, उन्हीं बहुत सारे युवकों को लिया, जिसको हम जेके लाइट कहते हैं, जैक लाइट कहते हैं। कि तमाम चीजें देशवासियों को समझनी चाहिए। उस समय क्यों, आज आप बिल्कुल उंगली उठा सकते हैं कि वो यूएन में जाने का फैसला क्यों हुआ, लेकिन सर्वसम्मति से हुआ था। उसमें सरदार पटेल या श्यामा प्रसाद मुखर्जी वगैरह सब शामिल थे। और दूसरी बात ये थी कि उस समय जो कश्मीर का जो डोमेस्टिक पब्लिक ओपिनियन था, वो बिल्कुल भारत के पक्ष में था। ये तो वक्त के साथ बदला जी। और उसके बाद में मैंने एक और उसका हवाला दिया कि 1953 में पाकिस्तान के एक राष्ट्राध्यक्ष आते हैं और दिल्ली में ज्वाइंट कम्युनिके होता है, और उसमें कहा जाता है कि ये यूएन का वो, और उस यूएन में क्या था कि दोनों डिमिलिटराइजेशन था, कि पाकिस्तान अपनी फौज जो है, जो जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसे हटा ले और दोनों कश्मीर का विलय हो, और फिर वहां के ऊपर जो लोगों की रायशुमारी हो। तो वो स्थिति कभी बनी नहीं।
रशीद साहब, जब हम आज की स्थिति को देखते हैं तो चुनौतियां बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। पूरी अर्थव्यवस्था, पूरी शिक्षा, रोज़ी रोटी, काम, ये तमाम चीज़ें जो कभी बेसिक मुद्दे हुआ करते थे, आज के सबसे बड़े बेसिक मुद्दे हैं। इतने बड़े मुद्दे हैं कि इनके सामने रहते हम दूसरी बड़ी चीज़ों की बातें अगर करते हैं तो वो फिर जुगाली या फिर मुंह का मतलब मनोरंजन लगेगा। लेकिन ऐसे समय में जब एक समय पर इस देश ने ऐसे जननेता देखे जो ये कहा करते थे कि जो इंडिया गेट का लॉन है दरअसल वो जगह की बर्बादी है, वहाँ पे फसलें उगाई जानी चाहिए। फिर हम ऐसे भी जननेता देख रहे हैं जो पुरानी संसद का मॉडल पसंद नहीं करते, जिन्हें नया सेंट्रल विस्टा चाहिए। तो ऐसे में मैंने जहाँ से बात शुरू की थी मैं वहीं वापस लौटती हूँ कि इस समय के हिसाब से रशीद किदवई साहब का मेरा प्रिय नेता कैसा होना चाहिए, उसकी चुनौतियाँ कैसी होनी चाहिए और हमें असल में क्या चाहिए। देखिए, आज हमें चारों तरफ अपने इर्द गिर्द देखना चाहिए कि कहाँ पर दूसरे राष्ट्रों में इस तरह की जो चुनौतियां आई उसको उन्होंने कैसे शामिल किया और आज हम कहाँ खड़े हुए हैं। ये इसकी बिल्कुल आप वो कह सकती हैं कि जो मोदी जी ने भी एक आध बार कहा कि गिलास आधा भरा है या आधा खाली है। उपलब्धियां बहुत ज्यादा हैं और कमियां भी बहुत ज्यादा हैं। अगर मैं 3-4 चीजों का एक बहुत ही सरसरी तौर पे उदाहरण दूं जी कि आज देश में आप देखिए कि सरकार का क्या औचित्य है। सरकार का काम है साफ पानी उपलब्ध कराना। आज आप देखिए कि पूरा का पूरा एक देश का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो आरओ और क्लीन पैकेज वाटर और इसकी अगर आप इंडस्ट्री देखें तो मोटे मोटे तौर पे मैं कह सकता हूँ कि 50-60 हजार करोड़ रुपए की चीजें होंगी। इन्वर्टर का बिजनेस इतना चल रहा है। प्राइवेट सिक्योरिटी के कितने इदारे हर शहर में चल रहे हैं और फल फूल रहे हैं। और पब्लिक स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल, पब्लिक स्कूल मतलब प्राइवेट स्कूल जो कहा तो सरकार बिजली नहीं दे रही है आपको, शिक्षा नहीं दे रही है, सुरक्षा नहीं दे रही है, पानी नहीं दे रही है। मोटे मोटे तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। जी हम कभी मतलब ऐसे सोचें। इसीलिए मेरा किताब लिखने का मंशा ये है कि जब भी हम वोट देने जाए तो भावनाओं में ना भरे। शहर का नाम बदल देने से कोई कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसमें वो वर्ग भी इतना ही दोषी है जो उसको लगता है कि कोई शाहजहांपुर और सहारनपुर या कोई भी नाम ले उससे अपने आप को क्यों वो एक मतलब जज्बाती तौर से जोड़ रहा है। जी क्या लेना देना था उनसे। हमेशा जो देश में आजादी मिली उसकी जो उस समय जो वोट देने का जो था जिसपे मुस्लिम लीग ने जो देश के विभाजन की मांग की, वो कौन लोग थे। 16% लोग वोट देते थे। 84% जिसमें डेली वेज अर्नर, गरीब, किसान, महिलाएं, इनका तो कोई उसमें कोई जिसे कहते हैं हाँ या ना कहने का कोई योगदान ही नहीं था। जी, कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं 84% था। लोगों को बाहर रखा गया। जो जमींदार लोग थे, जो उस समय वकील लोग थे, जो इनकम टैक्स पे करते थे, वो वोट देते थे। ये सारे तथ्य देखिए आपको कोई नहीं बताता। मतलब आपसे मतलब ये कि आज देश और समाज में इस पे चर्चा नहीं होती और बात किया जाता है कि विभाजन का दोषी ये और वो। और मैं तो वो अंग्रेज सरकार वगैरह का तो जो पूरा दोष है उसका मैं बात भी नहीं कर रहा। मैं तो एक बहुत ही इसीलिए मैंने आपसे कहा कि सरसरी तौर पे तो बात यह है कि हमें दोनों चीजों का समावेश करना चाहिए जिसमें आपने बीच में आपने कहा था कि परंपराओं का और मॉडर्निटी का। जी और वो समावेश ही देश को आगे ले जाता है। हमें खुद सोचना चाहिए एक बार फिर कि क्यों अटल बिहारी वाजपेयी के जवाहरलाल नेहरू से गहरे मतभेद होने के बावजूद वो उनको अपना नेता मानते थे। क्योंकि उन्होंने इंसानियत नेहरू बहुत के ऊपर बारे थी में तब। जी क्या जी वजह थी इसका एक चिंतन करना चाहिए। वो इस वजह से थी कि उनको नेहरू की खामियां तो पता थी अटल जी को, लेकिन नेहरू की खूबियां भी पता थी, खासतौर से विदेश नीति में जिस तरह से बात करी। हमें देखना चाहिए कि इंग्लैंड में 600 साल पुरानी पार्लियामेंट है। हंगरी की पार्लियामेंट में अभी पिछले दिनों गया था, वो 400 साल से ज्यादा पुरानी है। देश में बहुत सारी तो एक विरासत, एक धरोहर है। हम ये एक इतिहास का एक अध्याय है जिसको आप भुला नहीं सकते कि यहाँ के ऊपर कुतुबुद्दीन ऐबक आया जिसने कुतुब मीनार बनाया, शाहजहां आया जिसने लाल किला बनाया। आप उसको मतलब हटा करके या मिटा करके या उसको ढक के आप कोई वो ये तो देश का एक इतिहास है। उसे हम क्या सीखे क्या समझे मैं दूसरे लोगों के विवेक पे छोड़ता हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि यूरोप में वर्ल्ड वॉर हुई, 1 करोड़ से ज्यादा लोग उससे ज्यादा लोगों को असरअंदाज हुआ, 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए।
लेकिन आज आप देखिए जर्मनी और इंग्लैंड और फ्रांस का आप मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड देखें, या जो यूरोपियन यूनियन जिस तरीके से काम चल रही है, क्या हम उससे नहीं सीख सकते? उसी समय की बात है। तो अतीत को आप उस तरह से मिटा नहीं सकते, अतीत से हम सीख ले सकते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, हर 5 साल बाद राजस्थान में पाठ्यक्रम बदलता है। बच्चा बेचारा 5वीं में आके पढ़ता है कि महाराणा प्रताप ऐसे थे, 5 साल बाद उसे कुछ और पढ़ने को मिलता है, या 3 साल बाद, या जब भी सत्ता बदलती। तो ये कल्चर जो है ये बदलना चाहिए। बिल्कुल। रशीद साहब, कुछ चीज़ें मतलब ऐसी होती हैं कि जिन पर जितनी बात की जा सके वो उतना ही कम होता है। वो हमारे जानने के लिए, समझने के लिए, समय की सही परख के लिए। बहरहाल समय की बाध्यता थोड़ी हमारे साथ भी रही, लेकिन फिर भी मैं आज चलते चलते 2 बातों के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। पहली, आपने इस साल की एक बेहतरीन किताब के रूप में हमें एक किताब दी है, और दूसरी, आपने अपने महत्वपूर्ण समय में से हमसे बात करने के लिए समय निकाला। इन दोनों के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बिल्कुल समय पता ही नहीं चला, क्योंकि कहने का बहुत कुछ था। मेरा सिर्फ एक आपके माध्यम से एक निवेदन है कि लोग इस किताब को उलट पुलट के जरूर देखें। किताब में एक लेखक होने के नाते मैं मानता हूं कि उसमें कमियां बहुत हैं, लेकिन कम से कम अगर उसको पढ़ेंगे तो और आपको जिज्ञासा होगी। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें अपने देश के या अपने राजनेताओं के बारे में समझनी चाहिए या उनका संज्ञान लेना चाहिए। वो हमें एक बेहतर इंसान बनाने में, एक बेहतर नागरिक बनाने में मददगार साबित होगा। बेशक। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। Get a sneak peek of exclusive content before everyone else. For channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.